ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए सरकार के प्रयास। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और प्रदीप सरदाना। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हाल ही में गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ है। 20 नवंबर से शुरू होकर ये फिल्म महोत्सव 28 नवंबर तक चला और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 53वां संस्करण था। हम सभी जानते हैं कि भारत में दशकों से इस फिल्म महोत्सव का आयोजन होता रहा है और ये फिल्म महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव बनकर उभरा है। इस बार इस फिल्म महोत्सव में फ्रांस को स्पॉटलाइट कंट्री के रूप में रखा गया था। 79 देशों की 280 फिल्मों का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन किया गया। इस बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस फिल्म महोत्सव में कई अहम पहल भी हमें देखने को मिली। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में जाने माने अभिनेता, प्रोड्यूसर, डांसर और पद्म भूषण से सम्मानित चिरंजीवी जी को चुना गया। इसके अलावा स्पेनिश फिल्मकार कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के हवाले से लगातार भारतीय सिनेमा जगत के बढ़ते दायरे पर चर्चा कर रहे हैं और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ शामिल मेहमान हैं फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और फिल्म समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुक्रिया। मुर्तजा साहब, चर्चा की शुरुआत मैं केंद्रीय मंत्री के उस कहे गए वक्तव्य से करता हूं जो उन्होंने इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत में कहे थे कि जिस तरह से एशिया का इफी एक सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुका है, उसी तरह से भारत का लक्ष्य है कि वो सिनेमा के मामले में एक ग्लोबल कंटेंट हब बनकर सामने आए, चाहे वो शूटिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो और खासतौर पर इफी इस मामले में ये डेस्टिनेशन बनकर उभरे। तो जिस तरह से लगातार भारतीय फिल्म जगत का दायरा बढ़ रहा है और इफी जैसे आयोजन से इसको प्रोत्साहन मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं माननीय मंत्री जी की सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह से ओनरशिप ली है। इतना बड़ा फेस्टिवल जिसको कि एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, इसको करना। और 2 साल से आपने देखा कि पैंडेमिक के दौरान किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें उन्होंने वर्चुअल फॉर्म में, हाइब्रिड फॉर्म में किया और इस साल जब वो वापस लेके आए हैं फिजिकल फॉर्म में फेस्टिवल को, तो इतने बड़े लेवल पे उन्होंने इस फेस्टिवल को किया है। ओवरऑल जो मैं इफी को बताऊंगा, इस वक्त एशिया का ही नहीं, मुझे लगता है संसार का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल में से एक इसकी गिनती होनी चाहिए। और अनुराग ठाकुर जी का विजन, भाकर जी जो एनएफडीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका विजन यही है कि इसको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल वो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं उनकी बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उनका विजन जो है और उनका जो संकल्प है वो बहुत क्लियर है और वो बहुत दृढ़ है। प्रदीप जी, लंबे समय से आप इस फिल्म महोत्सव को कवर कर रहे हैं और इस बार हमने देखा कि इस फिल्म महोत्सव में जो पवेलियंस थे उसमें विविधता इस तरह से थी कि जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो या रूस हो, वहां के पवेलियंस को हमने देखा, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारे राज्य हैं वहां के क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा का प्रदर्शन हमने देखा। तो जिस तरह से ये इफी एक विविध रूप लेता जा रहा है और इसका दायरा और लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे किस तरह से इस फिल्म महोत्सव की लगातार प्रसिद्धि और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। साथ ही जैसा कि लक्ष्य भी है कि जिस तरह से अभी एशिया में ये सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, उसी तरह से दुनिया भर में कान फिल्म फेस्टिवल के तर्ज पर ही ये एक बड़ा दुनिया का फिल्म महोत्सव बनकर सामने उभरे। तो इस मामले में कितनी क्षमता देखते हैं इस फिल्म महोत्सव की आप? मैं बहुत बड़ी क्षमता देखता हूँ। मैं इतने सालों से फेस्टिवल देख रहा हूँ और जो बदलाव है वो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने 1985 में पहली बार 9th इफी लगा था, 10th इफी, तब से मैं इसको शुरुआत से देख रहा हूँ। पहले अलग अलग जगह होते थे, एक बार दिल्ली में होता था, एक बार राज्यों की राजधानी में होता था। उसके बाद जब से ये गोवा में आया है तब से ये एक ही वेन्यू बन गया है और लगातार हो रहा है और लगातार कॉम्पिटिटिव हो रहा है। पहले क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो 1952 में, उस समय बॉम्बे में हुआ था, 21 देशों ने हिस्सा लिया था इसके अंदर। तो ये काफी बदलाव इसमें हो रहे हैं और अब जो गोवा में गया है दिन पर दिन, अब पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह इसको कोविड के अंदर भी इसको थोड़ा गैप भी आया बीच में, लेकिन अब जो पिछले साल हुआ और इस साल हुआ, कोरोना मुक्त इसको कह सकते हैं। इस बार जैसे अनुराग ठाकुर जी ने कहा, सबसे बड़ी बात ये कही, अपूर्व चंद्रा जी से ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे अब तक का जो सबसे बेस्ट इफी ये होगा, जो आप लास्ट में निकलेंगे तब भी आप वाली बात कहेंगे। अनुराग ठाकुर जी और अपूर्व चंद्रा जी और एक प्रतिनिधि मंडल पिछली बार जब कान में फेस्टिवल हुआ तो वहां सब लोग गए थे।
तो इन्होंने वहां पर ऐसी चीजें देखी जो हमारे यहाँ नहीं है। हालांकि देखिए, कान फेस्टिवल बहुत पुराना है, वेनिस का सबसे पहले शुरू हुआ था 1932 में, जबकि हमारे यहाँ जो सिनेमा है जिसको हम टॉकी सिनेमा बोलते हैं वो 1931 में शुरू हुआ, जबकि 32 के अंदर ये फेस्टिवल वेनिस में शुरू हो गया था। उसके बाद फिर ये कान का हुआ, फिर लोकार्नो का हुआ, फिर कार्लो विवारी हुआ। तो इस तरह ये फेस्टिवल बढ़ते गए। तो एक तो बहुत पुराने फेस्टिवल है। दूसरा, उनकी इमेज इस तरह की बन गई है कि जो भी फिल्म वहां रिलीज होती है वहां वो फिल्म रिलीज होती है जो पहली बार दिखाई जाती है, और उसके अलावा किसी फिल्म की क्लासिक सेक्शन को छोड़कर, जो रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन है उसको छोड़कर वहां जितनी भी फिल्में होती हैं वो फिल्में होती है जो वहां पहली बार लगती हैं। इसलिए कान फेस्टिवल अपनी बहुत शिखर पर है। जिस तरह जैसे वहां का मार्केट सेक्शन है उसको यहाँ पर, हमारे यहाँ पहले भी मार्केट सेक्शन होता था, लेकिन इस बार क्या है कि मार्केट सेक्शन में 40 पवेलियन लगाए गए, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर है। तो उसमें काफी बिजनेस भी हुआ। काफी लोगों ने, उज्बेकिस्तान ने कहा कि हमारे आइए, हमारे रेड कारपेट है आपके लिए। सब लोगों ने बहुत स्वागत किया। काफी जगह से ताशकंद फिल्म फेस्टिवल से के लिए जो है फिल्में इनवाइट की गई, बोला गया। और भी बहुत से देश जो है आगे आ रहे हैं। फ्रांस को, क्योंकि हमारे को फ्रांस ने जो कान में हुआ तो इंडिया को उसने कंट्री फोकस रखा था, और इस बार जो है हमने फ्रांस को कंट्री फोकस रख दिया, उनकी 8 फिल्में रख दी। तो इससे क्या है कि ये फ्रांस के साथ भी हमारे जो सबसे बड़ा कान फिल्म फेस्टिवल है उसके साथ और रिश्ते मधुर हो गए, मजबूत हो गए। तो हमारा जो आदान प्रदान है और बढ़ेगा। जिस तरह हमारा पहले डेलीगेशन वहां गया, पिछली बार एक बहुत बड़ा गया, अब फिर जो डेलीगेशन जाएंगे वो और बड़े होंगे। वहां के जो लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। वहां की 8 फिल्में दिखाई गई हैं, तो वहां की फिल्में काफी सुर्खियों में है। तो इससे क्या है कि अब मैं ये देख रहा हूँ काफी बदलाव आ रहे हैं। बिल्कुल। और इससे जो हमारा एक पॉपुलर कल्चर है और जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको बढ़ावा देने में निश्चित रूप से सिनेमा एक बहुत बड़ा रोल पहले भी निभाया है और आगे आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी को मैं मुर्तजा साहब से भी इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे पॉपुलर कल्चर को प्रदर्शित करने में सिनेमा का रोल रहा है, और खासतौर पर जो इफी जैसे मंच हैं वो और इस पॉपुलर कल्चर को प्रोत्साहन देने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मंच होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहाँ फिल्म समीक्षक और दूर देशों से आए हुए फिल्म निर्माता, अभिनेता सब एक साथ मिलते हैं और अपनी जो क्रिएटिव एक लेगेसी है उसका आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे में पॉपुलर कल्चर को, सॉफ्ट पावर को प्रोत्साहन देने में किस तरह से ऐसे फेस्टिवल बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। देखिए, आजकल तो फिल्में आप मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं, फिल्में आप अपने घर में टीवी पे भी देख सकते हैं, पर इफी जैसे फेस्टिवल का महत्व यही है कि आपको फिल्में देखनी मिलती हैं अपने जैसे ही फिल्म लवर्स के साथ, बड़े पर्दे पर, उसी माहौल में। आप सोचिए कि आपके पास मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका मिलता है ऐसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स का जिनको सिर्फ आप देख के ही बड़े हुए हैं। आप उनसे मिल पाते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। मेरे लिए तो इफी एक बहुत महत्वपूर्ण सिनेमा कार्यमल रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ दूर दूर शहर से बच्चे, युवा फिल्म मेकर्स, स्टोरी टेलर्स सिर्फ इस फेस्टिवल में इसलिए आते हैं कि फिल्में देख सकें, बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा देख सकें, साथ ही साथ मास्टर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकें। आप सोचिए कि इंडियन सिनेमा की नहीं, इंटरनेशनल सिनेमा से बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे आते हैं और आप उनके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं। और फिल्म मार्केट्स के थ्रू, जैसे हमने देखा कि अभी फ्रांस जो है वो कंट्री फोकस रहा है, साथ ही साथ मॉस्को जो है, वहां से रॉस्किनो के रिप्रेजेंटेटिव जो सरफराज आलम जी, उनसे मेरी बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि कैसे हमेशा से रशिया में राज कपूर साहब को एक बहुत बड़ा स्टार माना जाता है और राज कपूर साहब को कई बार दर्जा रशिया के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा हुआ करता था। तो उन्होंने वो जो रशिया और हिंदुस्तान की जो दोस्ती है उसका याद दिलाया, और आज हम उसी तर्ज पे और नई नई तरह की कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, सिर्फ रशिया के साथ ही नहीं, अमेरिका के साथ। मॉस्को बेस्ड कंपनीज जो हैं वो आज जो सिनेमा बना रही हैं वो अमेरिका से भी आगे लेवल का सिनेमा बना रही है। मैंने वहां पे कुछ एनिमेशंस देखी और मुझे लगा कि हाँ, वाकई में जो इंडो रशियन कोलैबोरेशन है वो अमेरिका की जो हॉलीवुड की जो साख है उसको टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही कार्लोस सौरा जो स्पेनिश फिल्म मेकर हैं, उनका यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव था। तो स्पेन के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा कि इफी जो फेस्टिवल है उसकी एक लेगेसी है, जो इंडियन सिनेमा है उसकी एक लेगेसी है। अगर हम अदूर गोपालकृष्णन के सिनेमा की बात करें, चाहे हम मणिकौल के सिनेमा की बात करें, हम सत्यजीत रे की सिनेमा की बात करें, तो ये वो सिनेमा है जिसको कि पूरी दुनिया में माना जाता है, इनको मास्टर्स माना जाता है। तो भारत एक सॉफ्ट पावर हमेशा से एंजॉय करता है। ये सॉफ्ट पावर किसी और कंट्री के पास एशिया में तो है ही नहीं, और ग्लोबली भी बहुत कम कंट्री हैं जो हमारे जो सिनेमा की सॉफ्ट पावर है उसको टक्कर दे पाए। और क्योंकि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री हमारे पास इतनी बड़ी है, तो पॉपुलर कल्चर में तो इंडिया का हमेशा से दबदबा रहा है। और साथ ही साथ हमारे पास हमारी जो स्टोरी टेलिंग की लेगेसी है, जो नाट्य शास्त्र के टाइम से आती है, तो 5000 साल की स्टोरी टेलिंग की लेगेसी इसमें आप जोड़ दीजिए। भारत का पूरी दुनिया में स्टोरी टेलिंग के फ्रंट पे कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए भले ही कांस, बर्लिन, वेनिस जैसे फेस्टिवल भले ही किसी वजह से हमसे आगे रह गए हों,
पर मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो हमें वहां तक पहुंचाने में मदद करेगी। और क्योंकि अनुराग ठाकुर जैसे विजनरी मिनिस्टर इसमें लगे हुए हैं, भाकड़ साहब जैसे युवा ब्यूरोक्रेट्स में लगे हुए हैं, और एनएफडीसी जिस चैनलाइज वे में अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी आने वाले 5-10 सालों में ही अगर हम कान, बर्लिन, वेनिस जैसे बड़े फेस्टिवल के तौर पे उभरे पूरे दुनिया के मंच पे। जी, मुर्तजा साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही प्रदीप जी कि जो आजकल का खासतौर पर युवा है वो मास्टर क्लासेस जैसे कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ सीख रहा है। साथ में एक और इनिशिएटिव का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा मंत्रालय की, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। बिल्कुल, जहां युवा जो फिल्मकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, उनसे सीखकर जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे आकर अपना फिल्म जगत में न सिर्फ करियर देख सकते हैं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा उसमें इस बार के इस इनिशिएटिव का ये दूसरा संस्करण था। बिल्कुल। तो ऐसे जो पहल हैं वो किस तरह से नए युवा फिल्म निर्माताओं को सामने लाने में और एक नई क्रिएटिविटी के साथ, नए सोच के साथ सामने लाने में बड़ी महत्वपूर्ण पहल साबित होते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स? देखिए, बहुत अच्छी पहल है और बहुत महत्वपूर्ण पहल है। दूसरा संस्करण है, पिछली बार ये आइडिया आया तो पिछली बार शुरू किया गया, उसका अच्छा रिजल्ट रहा। तो देखिए, नए लोगों को पहली बार तो कोई मौका ही नहीं मिलता। आपको नए लोग अगर पहली बार में ही उनको चुनाव हुआ अच्छे फिल्म मेकर के रूप में उनको मौके मिल रहे हैं और साथ साथ उनको पूरी दुनिया के फिल्म मेकर के साथ बैठने के मौके मिल रहे हैं, उनकी फिल्मों को देखने के मौके मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत के मौके मिल रहे हैं, तो ये इतना अच्छा उनके लिए मौका है जो शायद कहीं नहीं मिल सकता। वैसे तो ये फेस्टिवल ही हम सबके लिए इतना अच्छा मौका है, हम जो है और कहीं इस तरह सारी फिल्में एक साथ नहीं देख सकते, ना लोगों के साथ बैठ सकते। फिल्में जैसे उन्होंने बताया हम मोबाइल पे भी देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, थिएटर में भी देख सकते हैं, लेकिन वहां जो एटमॉस्फेयर जो बनता है सिनेमा का उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हम देखिए, मैं आपको बताता हूँ तो काफी पपड़ लोग, कुछ कम लोग जाते हैं, सिर्फ उद्घाटन में जाते हैं या बाद में जाते हैं। गोवा लोग कहीं नहीं जा पाते क्योंकि फिल्म बॉम्बे वालों के लिए गोवा कई बार ऐसा लगता है आए दिन जा रहे हैं शूटिंग में। लेकिन दिल्ली में जब होता तो मुझे अच्छी तरह याद है, तब इतना अच्छा लगता था कई बार कि सत्यजीत रे साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, अगली सीट पर डिम्पल कपाड़िया बैठी हुई है, राखी गुलजार बैठी हुई है, ओमपुरी तो अक्सर साथ बैठे होते थे, गोविंद लानी, श्याम बेनेगल, हर तरह के लोग, सिनेमा के लोग हमारे साथ बैठे होते थे। हम बाहर वहां लॉन में चाय पीते तो साथ बैठे हुए, साथ में लंच कर रहे हैं, साथ चाय पी रहे हैं। तो इतना अच्छा मौके, क्योंकि सब लोगों के साथ एक साथ मिलना इतना मुश्किल है, हम अलग अलग मिलेंगे किस्तों में सालों लग जाते हैं मिलते हुए। बिल्कुल, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ फिल्में देखते हैं और सब मिलते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि मैं भारत को सबसे बेस्ट शूटिंग लोकेशन वाला देश बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर शूटिंग भी नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन के मामले में। इसीलिए हम देख सकते हैं कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक वातावरण तैयार करने के लिए नई फिल्म पॉलिसी को भी लागू किया है। देखिए, पहले कश्मीर हमारे भारतीय फिल्मकारों में सबसे लोकप्रिय होता था और गर्मियों में सारी शूटिंग वहीं होती थी। सब जितनी पुरानी आप शूटिंग उठा के देख ले, रामानंद सागर, बी आर चोपड़ा, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, सब लोग वहीं पहुंच जाते थे शूटिंग करने के लिए और रीजनल सिनेमा के लोग भी पहुंचते थे। अब बीच में रुकावट आ गई, सिर्फ दोबारा से फिर वहां फिल्में बन रही है, अच्छी बात है। और जिस तरह उन्होंने पॉलिसी बनाई है नई इस तरह की, वहां पर यहाँ तक कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का भी वहां पर सेंटर खोला गया है कि वहां के लोग सिनेमा में भाग लें, वो भी पिछली बार शुरू हो चुका है, तो वहां के लोग उससे जुड़ गए। नेशनल स्कूल ड्रामा ने भी वहां पर जम्मू कश्मीर में इस तरह वो किया कि वो भी वहां से जुड़ सके। तो इस तरह जो कलाकार लोग हैं, जो अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, फिल्मकार हैं, वो भी, सिनेमाटोग्राफर हैं, वो भी उससे जुड़े, वहां सीकर वहां शूटिंग्स भी होंगी। तो हमारी इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जो शायद ही कहीं इतना मिलती हो। और हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी है। कोई आप फ्रांस देखेंगे, सारा फ्रांस एक जैसा है, उसमें मतलब कुछ आपको फर्क नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ मणिपुर अलग है, गोवा अलग है, बंगाल जाएंगे अलग है। तो जो यहाँ पर वैरायटी मिलती है, विविधता मिलती है, वो इतनी अलग है उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए हमारा भारत जो है, हालांकि देखिए हम सबसे ज्यादा फिल्में बना रहे हैं अभी भी, इसमें कोई शक नहीं है, नंबर 1 है फिल्म मेकिंग के अंदर। ठीक है कि हमारे पास अभी बजट नहीं है। जब हॉलीवुड के अंदर अब हम यहाँ पर 100 करोड़ की बात करते थे, अब यहाँ 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ की पिक्चर बनने लगी है, लेकिन हॉलीवुड में अब 2000 करोड़ की बनने लगी है। तो क्योंकि उनका बजट बहुत ज्यादा है और वो जिस तरह रिलीज करते हैं, उनकी जो मार्केटिंग है वो बहुत तेज है। लेकिन अब हमारा जिस तरह मार्केट सेक्टर बड़ा हो रहा है, तो हमारी फिल्म में भी कोई बड़ी बात नहीं। जब 100-200 करोड़ पे बात करते हैं, हम भी, हमारी फिल्म भी 1000 करोड़, 2000 करोड़ का बिजनेस करेंगी। और ये इफ्फी जैसे फिल्म फेस्टिवल और ये जो मार्केट सेक्शन बने हैं, ये उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में आप जुड़े और इफ्फी के हवाले से आपने लगातार जो भारतीय फिल्म जगत है, भारतीय सिनेमा है, उसकी बढ़ती प्रसिद्धि पर आपने विस्तार से चर्चा की और उसकी क्षमता के बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विशेष परिचर्चा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए सरकार के प्रयास। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और प्रदीप सरदाना। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता
कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।